गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीति माहौर, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बरेली से आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपनी ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे थे डीएलएड सेकेंड ईयर का सैद्धांतिक विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस पर एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस देख लेने से पता चल जाता है कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, अपना पेपर समझ में आ जाता है पूरा। तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस पे दृष्टिपात किया जाए। मैंने आपको बताया था कि हमारा यह सैद्धांतिक विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड है प्रारंभिक शिक्षा और द्वितीय खंड है शिक्षा और समाज। ठीक है, प्रथम खंड हो गया प्रारंभिक शिक्षा और द्वितीय खंड हो गया शिक्षा और समाज। हमने प्रथम खंड की प्रथम यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन अर्थ, शाब्दिक अर्थ, दिव्य अर्थ आदि पढ़ा था। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का महत्व अथवा कार्य और शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वर्तमान भारत में। ठीक है, यह आज हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम अपने पिछले लेक्चर पे थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, ताकि आगे का हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोगों ने शिक्षा की संकल्पना पढ़ी थी कि शिक्षा आखिर है क्या। तो मैंने आपको बताया था शिक्षा हमारी अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की एक प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का प्राचीन अर्थ हमने पढ़ा था। शिक्षा का प्राचीन अर्थ क्या है? शिक्षा को प्राचीन अर्थ में क्या कहते थे? विद्या कहते थे। विद्या क्या है? विद धातु में आ प्रत्यय लगाने से इसकी रचना हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जानना अथवा ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु का ज्ञान होना ही शिक्षा है। यह मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम लोगों ने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पढ़ा था। तो शिक्षा शाब्दिक अर्थ में अगर हम इसका अर्थ निकालें, शाब्दिक रूप से अगर इसका अर्थ निकालें, तो शिक्षा शिक्ष धातु से निकली है, उसमें आ प्रत्यय लगाने से, और इसका अर्थ भी होता है सीखना और सिखाना, अर्थात सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। ठीक है, यह हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा के अंग्रेजी रूपांतरण को, कि इंग्लिश में शिक्षा को क्या कहते हैं? इंग्लिश में शिक्षा को कहते हैं एजुकेशन। तो मैंने बताया था कि ये एजुकेशन वर्ड लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला है। एजुकेटम शब्द से निकला है। देखिए, एजुकेटम शब्द से निकला है और इसका स्वयं में अर्थ होता है ई प्लस डी को। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डी को। तो ई का अर्थ होता है अंदर से और डी को का अर्थ होता है बाहर आना। इसके अतिरिक्त मैंने 2 शब्द और बताए थे, एजुकेयर और एजुसेयर। इनका भी लगभग समान ही अर्थ है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने शिक्षा का संकुचित अर्थ पढ़ा था कि 4 दीवारियों के मध्य दी जाने वाली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं, अर्थात स्कूली शिक्षा को इसमें शिक्षा माना गया है, जो कि जानबूझकर दी जाती है। ठीक है, जिसमें निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं, निश्चित शिक्षक होता है, सभी कुछ पूर्व निर्धारित होता है। उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा का व्यापक अर्थ पढ़ा था कि व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? विकास है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, और इसकी पाठशाला संपूर्ण समाज है। यह हम लोगों ने पढ़ा था। शिक्षा का दिव्य अर्थ भी हम लोगों ने पढ़ा था कि दिव्य अर्थ में शिक्षा क्या है? शिक्षा हमें शिष्टाचार, अनुशासन, विश्व बंधुत्व, सृजनात्मकता, जागृति, रूपांतरण, एकात्मकता, आशावादी और सज्जनता के गुण डालती है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज हम लोगों को पढ़ना है शिक्षा के कार्य। ठीक है, इसको हम शिक्षा के कार्य भी कह सकते हैं, शिक्षा का महत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के कार्य क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, पहले हम लोग एक जनरल सा डिस्कशन करते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है। ये सभी जानते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है हमारे जीवन में।
ठीक है। शिक्षा हमारे आंतरिक गुणों का विकास करती है। और अगर हम वेदांत दर्शन को देखें, मैंने बताया भी था, उसमें कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। ये ज्ञात हमें कौन कराती है? शिक्षा कराती है। ठीक है। सा विद्या सा विमुक्त है, यानी शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। ठीक है। यानी जो मुक्ति दिलाए वही क्या है? शिक्षा। ठीक है। पुनः एक बार मैं इसको बता देती हूँ कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। सा विद्या या विमुक्त है। ये कथन किसका है? ये कथन जगत गुरु शंकराचार्य जी का है, अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करे। ठीक है। तो शिक्षा का महत्व क्या हो गया? हमारा सर्वांगीण विकास करना हो गया। ठीक है। हमारे लिए और जो इसका जो हम कह सकते हैं अंतिम उद्देश्य है वो है क्या? मुक्ति प्रदान करना। यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया? मुक्ति प्रदान करना। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके महत्व या क्या कार्य, कुछ भी कह लीजिए, उनको मैंने कई रूपों में विभाजित कर लिया है। ये जो कार्य हैं इनको मैंने 4 भागों में विभाजित किया है। व्यक्ति संबंधी, समाज संबंधी, राष्ट्र संबंधी, वातावरण संबंधी। पुनः एक बार सुन लीजिए। व्यक्ति संबंधी, समाज संबंधी, राष्ट्र संबंधी, वातावरण संबंधी। अब व्यक्ति संबंधी क्या कार्य हैं? शिक्षा जो व्यक्ति से संबंधित कार्य करती है या व्यक्ति संबंधित जो उसके महत्व हैं उस पर दृष्टिपात कर लेते हैं। हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करती है, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है, भावी जीवन की तैयारी कराती है, हमारा नैतिक उत्थान करती है, मानवीय गुणों का विकास करती है, हमें आत्मनिर्भर बनाती है, आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाती है, जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार करती है। ठीक है। फिर से ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये आंतरिक शक्तियों लिखा है, आंतरिक शक्तियों का विकास करती है, यानी हमारी अंतर्निहित संपूर्णता की अभिव्यक्ति, जो कि विवेकानंद जी ने कहा है। यानी हमारे अंदर जो शक्तियाँ विद्वान हैं उनका क्या करती है? विकास करती है। संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है। इसे हम ये भी कह सकते हैं व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, संवेगात्मक प्रत्येक प्रकार का विकास शिक्षा करती है। शिक्षा हमारी भावी जीवन की तैयारी है, यानी हम भावी जीवन में हम क्या बनेंगे वही तो शिक्षा डिसाइड करती है। ठीक है। हमारा नैतिक उत्थान करती है। जैसा कि कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, यानी जो शिक्षित है, जिसमें विद्या है, उसमें कौन सा गुण आता है? विनय का गुण आता है, उसमें नैतिकता आती है। ठीक है। मानवीय गुणों का विकास करती है। मानवता का गुण शिक्षा से ही तो आता है, वरना जन्म तो सभी लेते हैं, लेकिन जो शिक्षित होता है उसकी विचारधारा कुछ अलग ही होती है, बात आप स्वयं भी जानते होंगे। हमें आत्मनिर्भर बनाती है। आखिर भाई आज अगर मैं या आप, कोई भी जो भी अगर आप में से भी कोई नौकरी कर रहे हों, कभी नौकरी की होगी किसी ने, तो वह नौकरी अगर एक जो हम बोलें कि स्वाभिमान के साथ जो नौकरी करना सिखाती है, वो कौन सिखाती है? शिक्षा ही सिखाती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा हमें अपनी अंतर्निहित शक्तियों का क्या होता है? संज्ञान होता है, वरना हमें जो शक्ति है हमें उसका भी पता नहीं होता है। ठीक है। आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम बनाती है। बिल्कुल, आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा ही करती है, क्योंकि जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तभी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। ठीक है। जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार करती है। ठीक है। जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार करती है, बिल्कुल ठीक बात है, इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज संबंधी, तो समाज संबंधी जो कार्य करती है या समाज संबंधी जो महत्व है उन्हें हम इस रूप में देख सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक नियमों का ज्ञान हमें कराती है, प्राचीन साहित्य का ज्ञान कराती है, कुरीतियों के आवरण में सहायक है, सामाजिक भावना का विकास करती है, सामाजिक उन्नति में सहायक है, धर्मों के विषय में हमें जानकारी प्रदान करती है, उदार दृष्टिकोण हमें प्रदान करती है। ठीक है। सामाजिक नियमों का ज्ञान कौन कराती है? शिक्षित व्यक्ति ही सामाजिक नियमों से परिचित होता है।
ठीक है। प्राचीन साहित्य का ज्ञान, अब अगर हम लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य नहीं पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य नहीं पढ़ेंगे, इतिहास नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो प्राचीन साहित्य का ज्ञान हमें कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। और जो कुरीतियाँ चल रही हैं उनसे हमें छुटकारा कौन दिलाती है? शिक्षा ही तो दिलाती है। अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम तो घर बैठ जाएंगे, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या हम किसी काम से जा रहे हैं, हम घर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? ये सब क्या है? कुरीतियाँ हैं, ठीक है। तो इनका कोई महत्व नहीं है, ये हम कैसे जान पाते हैं? शिक्षा के माध्यम से ही जान पाते हैं, ठीक है। सामाजिक भावना का विकास करती है, कौन करती है? शिक्षा करती है, ठीक है। सामाजिक उन्नति में भी सहायक, अब शिक्षित व्यक्ति से ही समाज, अच्छा समाज बनता है, ठीक है। धर्मों के विषय में हमें एक अच्छा दृष्टिकोण, उदार दृष्टिकोण बनाती है हमारा, ठीक है। तो ये समाज संबंधी कार्य होगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र संबंधी कार्य या महत्व। तो राष्ट्र संबंधी कार्यों में भावात्मक एकता का विकास करती है, कुशल नागरिकों का निर्माण करती है, राष्ट्रीय विकास करती है, राष्ट्रीय एकता का में बढ़ोतरी करती है, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य करती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है या राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य बोल सकते हैं, राष्ट्रीय अनुशासन का निर्माण करती है, अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान मनुष्य को कराती है, ठीक है। इन सब बातों से आप लोग भी सहमत होंगे कि भावात्मक एकता किससे आती है? शिक्षा से ही आती है। कुशल नागरिक भी शिक्षा ही तैयार करती है। एक अशिक्षित व्यक्ति एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता, ठीक है। अशिक्षित व्यक्ति क्या करेगा? वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। वैसे तो शिक्षित लोग भी कुछ कम नहीं है अगर सही मायनों में देखा जाए, लेकिन फिर भी जो शिक्षित होगा फिर भी एक बार को सोचेगा कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका नुकसान ना करें, ठीक है। और जहाँ जिस देश के लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, वही राष्ट्र विकास भी करेगा। राष्ट्रीय एकता में बढ़ोतरी शिक्षा ही करती है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स में मुझे नहीं लगता है आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। आगे बढ़ते हैं, वातावरण संबंधी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। वातावरण संबंधी कार्य या महत्व, ठीक है। अब समायोजन और अनुकूलन, देखिए समायोजन का मतलब हम वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को क्या करें? ढाल लें, ठीक है। हम स्वयं को वातावरण के अकॉर्डिंग बना लें, ठीक है। और अनुकूलन का मतलब हम वातावरण को, अपने समाज को अपने अकॉर्डिंग बना दें। जो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं वो अनुकूलन करते हैं और जो शक्तिहीन होते हैं वो समायोजन करते हैं, ठीक है। अब क्लास में हमारी, आप लोग भी क्लास में पढ़ते होंगे, जब छोटे होंगे तो देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे क्लास में हावी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब वो हावी हो रहे हैं, या तो हम उनकी बात मानें, ठीक है, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करें, हम समायोजन करें क्लास के वातावरण से, ठीक है। अनुकूलन का मतलब हम अपनी शक्ति के माध्यम से उनको अपने अनुकूल बनाएं, यानी कि सामने वाले को बदलें, खुद बदल जाए या सामने वाले को बदल दें। समायोजन का मतलब हो गया खुद बदल जाए, अनुकूलन का मतलब हो गया कि हम सामने वाले को बदल दें या हम अपनी परिस्थिति को ही बदल दें, ठीक है। तो यह कार्य कौन करती है? शिक्षा ही करती है, ठीक है। अगर हम समायोजन, तो दोनों ही आवश्यक है, ज़रूरी नहीं है अनुकूलन ही करें, ज़रूरी नहीं है समायोजन ही करें, दोनों ही गुण आवश्यक हैं। कहीं समायोजन आवश्यक है, कहीं अनुकूलन आवश्यक है, ठीक है। यदि हम समायोजन या अनुकूलन नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे? हम विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। हम वातावरण के साथ अगर अनुकूलन नहीं कर पाएंगे, समायोजन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? विलुप्त हो जाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सब बात आप लोग भी जानते ही हैं, ठीक है। तो ये वातावरण संबंधी कार्य हो गए शिक्षा के। यहाँ पे एक दृष्टि में देख लीजिए इन सारे कार्यों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के उद्देश्य। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। यानी अगर हमें अपना लक्ष्य ही नहीं पता है कि हमें करना क्या है तो क्या हम वह कार्य कर पाएंगे? आप स्वयं ही बताइए। अगर हमें अपना लक्ष्य ही नहीं पता है तो हमारा तीर कहाँ जाएगा? पता नहीं कहाँ जाएगा। तो हमारे सामने हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा के भी कुछ लक्ष्य हैं, उन्हीं लक्ष्यों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था
समाज में लागू की जाती है, बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है कुछ विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। ठीक है। अब जैसा कि कहा गया है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, तथा उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बढ़ती जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा गया है। तो भाई उद्देश्य तो बहुत ज़रूरी हैं, तो फिर हम उद्देश्यों पे दृष्टिपात कर लेते हैं। उद्देश्यों को वैसे कई सारे उद्देश्य हैं। जनरल भाषा में बात की जाए तो शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया? बालक का शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना। इसको मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, ठीक है, आर्थिक, और जो इसका अंतिम उद्देश्य कहेंगे वो क्या हुआ? मुक्ति प्रदान करना। ठीक है, आत्मानुभूति कराना। ठीक है, तो ये सब तो कार्य हो गए, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया? बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण, प्रत्येक पक्ष का विकास करना, किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि प्रत्येक पक्ष का विकास करना। लेकिन यहाँ पे हमने इनके उद्देश्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो क्योंकि शिक्षा के कई उद्देश्य हो सकते हैं, देश काल वातावरण के अकॉर्डिंग ये बदलते भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने मुख्य 4 भागों में शिक्षा के उद्देश्यों को डिवाइड किया है। वह हैं सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, इनको एक एक लेकर हम लोग चलते हैं। अगर सामान्य उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा का सामान्य उद्देश्य में प्रथम उद्देश्य की बात करें जो चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। ठीक है, चरित्र निर्माण, अच्छा चरित्र निर्माण कौन करवाती है? शिक्षा ही करवाती है। ठीक है, अरस्तू ने कहा भी है कि, और अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है। अरस्तू ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम ज्ञान संबंधी उद्देश्यों की बात करें तो ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। ये किसने कहा है? शेक्सपियर ने कहा है। ठीक है, तो यानी अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ज्ञान ही तो होना ही पड़ेगा, बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ज्ञान से ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी हमारी रोटी रोजी की व्यवस्था कौन करती है? अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें कौन नौकरी देगा, और जो नौकरी मिलेगी वो उस लायक नहीं होगी जिससे हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, तो जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी शिक्षा का एक सामान्य उद्देश्य है। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, यानी कि हमारा सांस्कृतिक विकास करती है शिक्षा। उसके बाद सामान्य उद्देश्यों में ही बढ़ते हैं आगे, उसमें है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, हमारा आध्यात्मिक विकास करती है। संतुलित विकास का उद्देश्य, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संतुलित विकास यानी विकास अब ऐसा नहीं है कि केवल हमारा शारीरिक ही विकास होता जा रहा है, आर्थिक ही विकास होता जा रहा है, मानसिक ही विकास होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य उसका खराब है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है लेकिन बुद्धि लब्धि कम है, तो वो उसको हम संतुलित विकास नहीं कहेंगे। तो संतुलित विकास का अर्थ है कि प्रत्येक प्रकार का विकास एक संतुलित मात्रा में हो। ठीक है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि इन्होंने 3H की शिक्षा को शिक्षा कहा है। ठीक है, पढ़ाया था, याद ही होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद है पूर्णता में जीवन का उद्देश्य। तो हर्बर्ट स्पेंसर का इसमें हम एक कथन पढ़ लेते हैं कि शिक्षा का मात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सामान्य उद्देश्य नागरिकता का उद्देश्य, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अच्छा नागरिक तैयार करना। अनुकूलन तथा समायोजन का उद्देश्य, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अनुकूलन और समायोजन करना सिखाती है। आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य, आत्मा अनुभूति का उद्देश्य। ठीक है, अपने आप को हम क्या हैं, मतलब जो कि मैंने पहले भी बताया था कि वेदांत में क्या कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, उसका
जो हमें ज्ञान कराती है वो कौन कराती है? शिक्षा ही कराती है। अब नेक्स्ट है अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अवकाश के उपयोग का उद्देश्य यानी कि हम अपने अवकाश का सदुपयोग कैसे करें। इस समय बहुत लंबी छुट्टी आप लोगों को मिली हुई हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी छुट्टी मिल गई हैं एक साथ, ठीक है। इतनी छुट्टी नहीं मिली होंगी इससे पहले आप लोगों को, अभी तक डाइट में इतनी छुट्टियां मिली हैं एक साथ। तो कोई इसका उपयोग कैसे कर रहे, जो शिक्षित नहीं है वो कैसे कर रहे होंगे? वो अपना टाइम वेस्ट करके कर रहे होंगे। जो शिक्षित है उन्हें पता है कि हमें अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है, ठीक है। अब लेकिन इसमें भी अपवाद है, कुछ शिक्षित लोग भी अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि कभी दूसरा उदाहरण छोड़ दीजिए, मैं जब खुद छोटी थी तो सोचती थी छुट्टियों में बहुत पढ़ूंगी और फिर छुट्टियां अपनी मई जून की ऐसे ही निकाल देती थी। लेकिन एक सामान्य अर्थ में अगर यदि कहा जाए तो अवकाश का सदुपयोग करना हमें कौन सिखाती है? शिक्षा ही सिखाती है, ठीक है। अब विशिष्ट उद्देश्य की बात की जाए तो विशिष्ट उद्देश्य कौन से हैं? इनको हम असामान्य उद्देश्य भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तात्कालिक होते हैं, यानी सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। हमारे सामने जो सिचुएशन आई उसके अकॉर्डिंग ये उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने लेसन प्लान भी बनाए होंगे, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य, तो ये उसी तरह से बोल सकते हैं, तात्कालिक होते हैं, ठीक है। फिर सार्वभौमिक उद्देश्य, ठीक है। तो सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सार्वभौमिक उद्देश्य मानव जाति पर सामान्य रूप से लागू होते हैं, यानी सभी, संपूर्ण मानव जाति पे, केवल भारत नहीं, अमेरिका नहीं, इंग्लैंड नहीं, पाकिस्तान नहीं, ओवरऑल पूरी मानव जाति की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। संपूर्ण मानव जाति पर ये लागू होते हैं। इन उद्देश्यों का तात्पर्य व्यक्ति में वांछनीय गुणों का विकास करना है, वांछनीय गुणों का विकास करना है। इनका क्या है? उद्देश्य है। सार्वभौमिक उद्देश्यों का क्या है? सार्वभौमिक उद्देश्य क्या करते हैं? व्यक्ति का वांछनीय गुणों का विकास करते हैं। मानव के व्यक्तित्व का संगठन, उचित शारीरिक तथा मानसिक विकास, समाज की प्रगति, प्रेम तथा अहिंसा आदि शिक्षा के कुछ ऐसे सार्वभौमिक उद्देश्य हैं जो शिक्षा को सार्वभौमिक रूप प्रदान करते हैं, ठीक है। इसमें आप इतना ही समझ लीजिए कि सार्वभौमिक उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति पे लागू होते हैं, ठीक है। और मनुष्य में कुछ मतलब पर्टिकुलर कुछ गुणों का विकास करना, जैसे प्रेम, अहिंसा आदि गुणों का विकास करना। क्योंकि देखिए प्रेम, अहिंसा, ये सब ऐसे गुण हैं जो केवल भारत में नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य इन्हीं गुणों का विकास करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिक उद्देश्य। व्यक्तिक उद्देश्य में मतलब देखिए, एक होता है समाज और एक होता है व्यक्ति, ठीक है। एक होता है समाज और एक होता है व्यक्ति। तो व्यक्तिक उद्देश्यों में व्यक्ति को मुख्य माना जाता है, ठीक है। तो यह व्यक्तिक, किसी का मतलब व्यक्तिक विकास करना ही इसका उद्देश्य होता है। और इस उद्देश्य के समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। उनका विश्वास है कि व्यक्तियों के बिना समाज कोरी कल्पना है, ठीक है। व्यक्तियों ने ही मिलकर अपने हितों की रक्षा के लिए समाज की रचना की है तथा समय समय पर संस्कृति, सभ्यता एवं विज्ञान के क्षेत्रों में भी अपना अपना योगदान दिया है। मध्यकाल में सामूहिक शिक्षा पद्धति को अपनाने के कारण व्यक्तित्व के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं गया, परंतु वर्तमान युग में शिक्षा का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक होने के कारण रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल, नन आदि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों पर भी बल देना आरंभ कर दिया, ठीक है। तो व्यक्तिक उद्देश्यों में व्यक्ति को बड़ा माना गया है समाज की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में मैंने जैसे कि अभी बताया था कि व्यक्तिगत उद्देश्यों में व्यक्ति को बड़ा माना गया है, सामाजिक उद्देश्य में समाज को बड़ा माना गया है। सभी जानते हैं कि मनुष्य कौन है? एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज के अभाव में मनुष्य की कोई भी क्या है महत्व नहीं है, कोई भी उसका अस्तित्व बिना समाज के नहीं है। समाज व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक मूल्यों की क्या करता है? स्थापना करता है। समाज उसे शांति एवं सुरक्षा का वातावरण देता है, ठीक है। इस प्रकार सुखों एवं समृद्ध समाज देश को उत्थान की ओर ले जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रेमंड का कथन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है,
ठीक है। ये अभी हायर एजुकेशन के भी एग्ज़ाम में आया था, नेट के एग्ज़ाम में भी आया था, लेकिन नेट और हायर का ही छोड़ दीजिए, टेट और सुपर टेट की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। रेमंड का कथन है कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। फिर से देख लीजिए, निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिए कि रेमंड ने क्या कहा है कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। ठीक है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी तथा नागरिक बनाना भी है। यही शिक्षा का क्या हो गया, सामाजिक उद्देश्य हो गया। अब वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक पर हम लोग थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं। इन कारकों में वैसे तो बहुत सारे कारक हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ ही कारक उल्लेखित किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। पहला है दर्शन। ठीक है, दर्शन अभी नेक्स्ट यूनिट्स में आप बहुत सारे दर्शन पढ़ेंगे, तो प्रत्येक दर्शन का शिक्षा का उद्देश्य भी अलग है। ठीक है, जैसे आदर्शवादी दर्शन है, उसका उद्देश्य क्या है, आत्म अभिव्यक्ति। ठीक है, हमारी कुछ दर्शन है जैसे चारवाक दर्शन, उसका उद्देश्य क्या है, मात्र सुख की प्राप्ति। तो समस्त जो अन्य विभिन्न प्रकार के जो दर्शन है, प्रत्येक का उद्देश्य अलग अलग है। ठीक है, कुछ आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं, कुछ भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं, तो उस अनुसार उनके शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है जीवन दर्शन। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन जीने के ढंग का भी शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव पड़ता है। गांधी जी के जीवन दर्शन का शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव स्पष्ट है, इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक विचारधारा। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा शासन करने वाली सरकार ही शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार संभालती है, अतः वह अपने अनुरूप ही शिक्षा के ढांचे का गठन करती है। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों पर तत्कालिक सरकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर तत्कालिक सरकार यह चाहती है कि नागरिक उसके मतलब कैसे बने, उसके भक्त बने, मतलब सरकार के भक्त बने, तो वो वैसे शिक्षा के उद्देश्य बना देगी। और वो चाहेंगे कि अगर जो नागरिक हैं वो देश के सच्चे भक्त बने, तो शिक्षा के उद्देश्य वो उसी के अनुरूप बना देगी। ठीक है, तो राजनीतिक विचारधारा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा है सामाजिक विचारधारा। ठीक है, तो समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल समाज को शिक्षित करना तथा उसके जीवन यापन के साधन जुटाना मात्र है। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक विचारधारा है उसका भी हमारी जो शिक्षा के उद्देश्य है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या है, समाज को शिक्षित करना और उसके जीवन यापन के साधन को जुटाना मात्र ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक दशाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्थिक दशाएं किसी देश का आर्थिक स्तर वहाँ की शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। भारत जैसे देश में आर्थिक साधनों की कमी के कारण शिक्षा के ऊंचे उद्देश्य को निर्धारित करके भी उचित साधनों के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका मतलब यही है कि हम मतलब कहते हैं ना, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सार। अगर हम शिक्षा के उद्देश्य तो बहुत बड़े बड़े बना लेंगे, लेकिन हमारे पास उसको प्राप्त करने के उतने आर्थिक साधन नहीं है, तो क्या होगा, हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्यों को रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी उन्नति, यानी कि हमारे पास हमारी जो तकनीक है वो कितनी डेवलप है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप है वो भी हमें देखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों पर उस देश की तकनीकी उन्नति की अमिट छाप पड़ती है। यदि देश विकसित है तो उसकी शिक्षा में और अधिक उन्नति को बढ़ावा देना तथा नवीन खोजों को प्रोत्साहन देना प्रमुख उद्देश्य होंगे। ठीक है, तो भाई टेक्नोलॉजी तो मेन है ही। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी अगर नहीं है और हम बातें करें बड़ी बड़ी, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी भी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्राकृतिक दशाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मैं अपना ही उदाहरण दूं, जहाँ मैं पहले GGIC में पढ़ाती थी। ठीक है, मैंने अपने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित
मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, उसके मैंने तत्कालिक कुछ उद्देश्य निर्धारित किए कि मैं आज बच्चों को ये पढ़ाऊँगी, ठीक है, आज ये पढ़ाऊँगी और कल यह पढ़ाऊँगी। और अगले दिन हो गई बारिश, क्योंकि हमारे स्कूल के विद्यालय में सड़क नहीं थी, पानी भर जाता था खेतों में। टीचर्स तो जैसे तैसे पहुँचते थे, लेकिन बच्चे कैसे आ पाएंगे, तो बच्चे नहीं आ पाते थे या कम आ पाते थे। तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे उद्देश्य तो क्या होगा, नहीं पूर्ण हो पाए। तो प्राकृतिक दशाएं भी बहुत ज़रूरी होती हैं उद्देश्यों के निर्धारण में। तो हमें अपने देश की प्राकृतिक दशाओं के अनुसार ही क्या करना चाहिए, उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों को देश का प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक संपदा आदि भी प्रभावित करते हैं। वहाँ के वातावरण में समायोजन करने तथा देश के प्राकृतिक तत्वों के विषय में जानकारी देना वहाँ की शिक्षा का कार्य है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और थोड़े से प्रश्न हैं जो आप लोगों को लिखने हैं, जो मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ। इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। एक बार ऐसा करते हैं कि एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने शिक्षा के कार्य पढ़े, जिनको हम शिक्षा का महत्व भी कह सकते हैं, व्यक्ति संबंधी, समाज संबंधी, राष्ट्र संबंधी और वातावरण संबंधी, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य पढ़े, सामान्य, विशिष्ट, व्यक्तिक और सामाजिक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, दर्शन, जीवन दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, तकनीकी उन्नति और प्राकृतिक दशाएं, ठीक है। तो अब कुछ मूल्यांकन प्रश्न मैं आप लोगों को दे रही हूँ, उनका उत्तर आपको लिखना है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मैसेज करके मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिएगा, या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं डालूँगी तो आप लोगों तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो प्रश्न आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार रहिए, मैं को प्रश्न देती हूँ और उनको लिखिए, ठीक है। तो प्रश्न लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। पहला प्रश्न है, शिक्षा के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको व्यक्ति संबंधी, समाज संबंधी, राष्ट्र संबंधी और वातावरण संबंधी शिक्षा के कार्य लिखने हैं, ठीक है। केवल नाम नहीं लिख देना है, उनके बारे में भी बताना है, ठीक है। ये वन वर्ड आंसर नहीं है, ये आप लघु उत्तरीय से थोड़ा बड़ा सोच लीजिए, दीर्घ उत्तरीय से थोड़ा छोटा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। उसके बाद द्वितीय प्रश्न है, शिक्षा के सामान्य, विशिष्ट, सार्वभौमिक, व्यक्तिक उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये जो उद्देश्य मैंने आपको बताए थे, सामान्य, विशिष्ट, सार्वभौमिक, व्यक्तिक उद्देश्य, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। नाम लिख के मत छोड़िएगा, फिर मैं बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद तृतीय प्रश्न है, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मैंने इसमें जो बताए थे, दर्शन, जीवन दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं, तकनीकी उन्नति और प्राकृतिक दशाएं, इन सबको आपको लिखना है। अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जो मैंने बताया ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ वैसे ही लिखें, लेकिन थोड़ा सा उससे डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और मैटर को कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, उसे कागज़ पे उत्तर लिखकर फ़ोटो खींच के भेजिएगा या PDF बनाकर भेजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। हम टीचर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं। तो कमेंट बॉक्स में जो मेरी जो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताइएगा, और कुछ ना समझ में आया हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों की जो भी शंकाएं हैं उनका मैं निवारण कर सकूं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।